नदीम ने अपनी पुरानी एम्बेसडर कार को एक झटके के साथ रोका। धूल और चुप्पी का एक घना पर्दा रात के सन्नाटे पर छाया हुआ था। उसकी हेडलाइट्स सामने फैले लोहे के जंग लगे गेट पर पड़ रही थीं, जिसके पीछे एक विशाल परित्यक्त हवेली खड़ी थी, मालन हवेली। नदीम को यह हवेली उसके परदादा से विरासत में मिली थी। उसने इसे बेचने का फैसला किया था, लेकिन खरीदार ने हवेली को खुद देखने की जिद की थी। आज रात वो बस कागजात पर दस्तखत करने आया था। हवेली की नीलामी बस एक औपचारिकता थी। वो गेट खोलकर अंदर गया। हवा में अजीब सी सीलन और सूखी पत्तियों की गंध थी। जैसे ही उसने कार अंदर घुसाई, गेट अपने आप एक भारी भयानक चरमराहट के साथ बंद हो गया। नदीम का दिल जोर से धड़का। उसने तर्क दिया कि ये बस तेज हवा का झोंका होगा, लेकिन हवा तो बिल्कुल शांत थी। हवेली के सामने चांदनी में इसकी भयानक सुंदरता साफ दिखाई दे रही थी। टूटी हुई खिड़कियां जहां से अंधेरा झांक रहा था, ऐसी लग रही थी जैसे असंख्य खाली आंखें उसे घूर रही हों। पत्थर पर लगे काई के धब्बे किसी घाव की तरह थे। उसने कार से अपना टॉर्च निकाला। खरीदार मिस्टर माथुर अभी तक नहीं पहुंचे थे। शायद रास्ता भटक गए होंगे, उसने सोचा। मैं इंतजार करता हूं। नदीम ने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला। एक असहनीय ठंडक भरी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा फेंक दिया हो। अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी एक विशाल हॉलवे पर पड़ी। छत पर लगे झूमर टूटे हुए थे। उनके कांच जमीन पर सितारों की तरह बिखरे थे। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, ऊपर की मंजिल से एक आवाज आई। ये किसी के चलने की आवाज नहीं थी। ये आवाज थी एक घसीटने की। फर्श पर किसी भारी चीज को धीरे धीरे लगातार घसीटा जा रहा था। नदीम वहीं जम गया। उसके कान में उसकी अपनी सांसों की तेज आवाज गूंज रही थी। कौन है वहां? उसने हिम्मत जुटाकर आवाज दी। उसका स्वर हवा में समा गया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन घसीटने की आवाज नहीं रुकी। अब वो आवाज सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ से गुजर गई। उसने टॉर्च को ऊपर सीढ़ियों की ओर घुमाया। सीढ़ियां अंधेरे में विलुप्त थीं। टॉर्च की कमजोर रोशनी किसी भी चीज को साफ नहीं कर पा रही थी। फिर आवाज रुक गई। एक गहरी कंपाने वाली खामोशी ने हवेली को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। नदीम ने सोचा कोई जानवर होगा, कोई आवारा कुत्ता, लेकिन उसके अंदर का डर जानता था कि ये कोई जानवर नहीं था। अचानक एक ठंडी उंगली ने उसके कंधे को छुआ। ये स्पर्श इतना अप्रत्याशित, इतना अमानवीय था कि नदीम की चीख गले में ही अटक गई। वो झटके से पलटा। उसके पीछे कोई नहीं था, सिवाय एक छोटी पुरानी गुड़िया के, जो सीढ़ियों के पास जमीन पर पड़ी थी। उसकी एक आंख टूटी हुई थी और उसके कपड़े धूल से सने थे। लेकिन जब नदीम उस गुड़िया को घूर रहा था, तो उसने देखा उस गुड़िया का अधूरा होंठ धीरे से हिलता है। और फिर उस डरावनी खामोशी में एक फुसफुसाहट गूंजी। तुम कहाँ भागोगे? नदीम की सांसें गले में अटक गईं। ये फुसफुसाहट उसके दिमाग का वहम नहीं थी, ये साक्षात स्पष्ट थी। उसने एक कदम पीछे लिया। आंखें उस टूटी हुई गुड़िया पर गड़ी हुई थीं। वो गुड़िया जो अब एक निर्जीव खिलौना नहीं, बल्कि किसी भयानक प्रेत की आंख लग रही थी। गुड़िया का अधखुला मुंह हिलना बंद हो चुका था, लेकिन उसकी टूटी आंख नदीम को इस तरह घूर रही थी जैसे कह रही हो कि वो जाग गई है। डर ने नदीम के भीतर मौजूद तर्क को पूरी तरह से दबा दिया। उसे बस बाहर भागना था, इस मनहूस जगह से दूर। वो तुरंत पलटा और दरवाजे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के भारी पीतल के हैंडल तक पहुंचा, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अंदर से बंद हो गया। दरवाजे की सांकल, जो वर्षों से खुली पड़ी थी, अपने आप स्लिप कर बैठ गई। नदीम ने हैंडल को पागलों की तरह घुमाया। नहीं, खुल जा, वो हाँफ रहा था। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ये जैसे सीमेंट से जैम हो गया था। उसने दरवाजे को कंधे से धक्का दिया, फिर ठोकरें मारी, लेकिन व्यर्थ। हवेली ने उसे जकड़ लिया था। तभी हॉलवे के बीच से फिर वही चरमराहट की आवाज आई।
नदीम धीरे से पलटा। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, छत वैसे ही अंधेरी और खामोश थी। लेकिन इस बार आवाज ऊपर से नहीं बल्कि जमीन से आ रही थी। गुड़िया। गुड़िया अब उस जगह पर नहीं थी जहां उसने उसे छोड़ा था। वो लगभग 2 फीट दूर मुख्य मेज के पास हॉलवे के केंद्र की ओर घिसट रही थी। वो अपनी टूटी हुई टांग को घसीट रही थी, जिससे लकड़ी के फर्श पर वो भयानक आवाज पैदा हो रही थी। नदीम की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। ये कोई साधारण भूत नहीं था, ये कोई खेल नहीं था। तो तू कौन है? नदीम ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। गुड़िया रुकी। उसकी आंखें अब और भी गहरी लग रही थीं, नदीम पर टिकी थीं। और फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज एक बचकाने फुसफुसाहट और एक बुजुर्ग महिला की कंपाती कर्कशता का अजीब मिश्रण थी। मैं यहीं रहती हूँ, ये मेरा घर है। नदीम पीछे हटता गया जब तक उसकी पीठ दरवाजे से नहीं टकरा गई। मुझे जाने दो। गुड़िया अपनी घिसटने की रफ्तार बढ़ाती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। तुम नहीं जाओगे, तुम वापस आए हो, जैसे सब आते हैं। मुझे अकेला नहीं छोड़ना। गुड़िया का टूटा हुआ हाथ अचानक उठा और एक पतली लगभग पारदर्शी उंगली नदीम की ओर तान दी गई। उस उंगली की नोक से एक तेज ठंडी हवा का झोंका नदीम की ओर आया। नदीम ने देखा कि गुड़िया के कपड़े जो धूल में सने थे अब धीरे धीरे रक्त के धब्बों से भीगने लगे हैं। उसकी पुरानी फ्रॉक पर ताज़े खून के धब्बे फैल रहे थे। इससे पहले कि नदीम कुछ कर पाता, एक अदृश्य बल ने उसे अपनी जगह से उठाकर हवा में झूलते हुए मेज के ऊपर से ले जाकर सीढ़ियों की ओर फेंक दिया। वो जोरदार धमाके के साथ सीढ़ियों के पास गिरा। उसके हाथ और सिर पर चोट लगी। टॉर्च दूर जाकर गिरा और बुझ गया। हॉलवे फिर से अंधेरे में डूब गया। केवल दरवाजे के ऊपर के छोटे से रोशनदान से आ रही चांदनी की एक पतली धारी मौजूद थी। अंधेरे में नदीम को कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो आवाज साफ सुन सकता था। घिसटने की आवाज। इस बार ये आवाज तेज थी और ये करीब आ रही थी। गुड़िया, अंधेरी की मालकिन, उसे ढूंढ रही थी। नदीम को पता था कि अगर वो अभी नहीं भागा तो वो फिर कभी नहीं भाग पाएगा। वो जल्दी से उठा और अंधेरे में टटोलता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा, ऊपर जहां से आवाज पहले आई थी। नदीम तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां उसके हर कदम पर दर्दनाक चीख मार रही थी, जैसे वो खुद हवेली के घावों पर पैर रख रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने एक पतली लंबी गैलरी में प्रवेश किया। यहाँ अंधेरा और भी गहरा था, जैसे प्रकाश को यहाँ आने की इजाजत ना हो। हवा में नमी और मिट्टी की तेज गंध थी। पीछे से घिसटने की आवाज अब सीढ़ियों पर थी, धीमी और निश्चित। गुड़िया ऊपर आ रही थी। नदीम ने अपनी जेब में हाथ डाला और सौभाग्य से उसे अपना फोन मिल गया। उसने स्क्रीन को ऑन किया। फोन में नेटवर्क नहीं था, लेकिन स्क्रीन की हल्की रोशनी ने उसे आसपास का नज़ारा दिखाया। गैलरी के दोनों ओर बंद दरवाजों की एक लंबी कतार थी। सब पर धूल की मोटी परत जमी थी। नदीम ने एक दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। ये एक पुराना शयन कक्ष था, जिसमें टूटी हुई चारपाई और जर्जर पर्दे थे। मुझे छिपना होगा, उसने हाँफते हुए सोचा। उसने अगले कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। ये जैम था। उसने जोर लगाया। दरवाज़ा जोरदार चटक की आवाज़ के साथ खुल गया। वो कमरे के अंदर घुसा। ये कमरा दूसरे कमरों से अलग था। यहाँ कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ दीवारें थीं। लेकिन एक चीज़ थी जिसने नदीम की सांसें रोक दी। कमरे की दीवार के केंद्र में एक बड़ी तेल से बनी पेंटिंग लटकी थी। पेंटिंग पर धूल नहीं थी। ये ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने अभी अभी इसे साफ किया हो। ये एक बच्ची की तस्वीर थी, लगभग 8-9 साल की बच्ची। उसके बाल घुंघराले थे और उसने एक फ्रॉक पहनी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही फ्रॉक जैसी गुड़िया ने पहनी थी। लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में एक अजीब गहरी उदासी थी जो नदीम को उस अंधेरी गुड़िया की याद दिला रही थी। तस्वीर के नीचे काले रंग में एक नाम लिखा था, मालती। नदीम को याद आया, उसकी दादी ने कभी मालन हवेली की कहानी सुनाई थी, एक छोटी लड़की मालती की जो दशकों पहले यहीं कहीं गायब हो गई थी और जिसके माता पिता ने दुख में पागल होकर हवेली छोड़ दी थी। अचानक तस्वीर में मौजूद मालती के होंठ धीरे धीरे ऊपर उठने लगे।
ये कोई मुस्कान नहीं थी, ये एक विकृत भाव था जो भय से भरा था। और फिर मालती की चित्रित आंखें नदीम की ओर घूमी। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? आवाज हवा में नहीं बल्कि सीधे नदीम के दिमाग में गूंजी। ये इतनी तीव्र और दर्दनाक थी कि नदीम अपने कानों को पकड़ने लगा। कमरे के दरवाजे पर जमीन पर घिसटने की आवाज रुक गई। गुड़िया कमरे के द्वार पर खड़ी थी। नदीम ने घबराकर गुड़िया की ओर देखा, लेकिन अब वो सिर्फ गुड़िया नहीं थी, वो मालती थी। गुड़िया का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके शरीर से लकड़ी की चटकने की आवाजें आईं। उसकी टांगें, हाथ और धड़ खिंचने लगे और क्षण भर में दरवाजे पर 8 साल की बच्ची की आकृति खड़ी थी, जिसकी फ्रॉक पर खून के ताजे धब्बे थे। अब तुम मेरे साथ खेलोगे, मालती ने अपने क्रूर बच्चे जैसे स्वर में कहा। वो दरवाजे से हटकर नदीम की ओर दौड़ी। नदीम चिल्लाया और कमरे के दूसरे कोने में भागा, जहां एक बंद खिड़की थी। उसके दिमाग में एक ही विचार था, कांच तोड़ो और कूदो। जैसे ही उसका हाथ खिड़की के हैंडल तक पहुंचा, मालती ने पीछे से उसे पकड़ लिया। उसके छोटे बर्फीले हाथ नदीम की गर्दन पर कस गए। नदीम को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें नहीं बल्कि उसकी रूह को निचोड़ा जा रहा हो। तुम नहीं भागोगे। मालती के छोटे ठंडे हाथों की पकड़ नदीम की गर्दन पर लोहे की तरह थी। उसकी सांसें हवा में संघर्ष कर रही थी। उसके पूरे शरीर में एक भयानक ठंडक दौड़ गई, जैसे उसके नस नस में बर्फ भर गई हो। मुझे खेलना है, मालती ने जोर से कहा। उसकी आवाज में एक चीख और एक अधिकार था। तुम अब मेरा खिलौना हो। नदीम अपनी पूरी ताकत से छटपटाया। उसने अपने हाथ पीछे किए और आंखें बंद करके मालती के चेहरे पर एक कोहनी मारी। मालती की पकड़ ढीली हुई और उसने एक दर्दनाक और अमानवीय आवाज निकाली। वो एक कदम पीछे हटी, लेकिन उसके हाथों का स्पर्श अभी भी नदीम की गर्दन पर एक जलन छोड़ गया। नदीम ने इस छोटे से मौके का फायदा उठाया। वो तुरंत खिड़की की ओर पलटा। बिना सोचे समझे उसने अपना हाथ कांच में दे मारा। कांच के टुकड़े एक जोरदार आवाज के साथ बिखर गए। नदीम ने जल्दी से फ्रेम में से खून बहते हाथ को निकाला और बिना दूसरी बार सोचे उस संकरी खिड़की से खुद को बाहर धकेल दिया। ये पहली मंजिल थी, लेकिन ऊंचाई काफी थी। वो जोरदार धमाके के साथ नीचे जमीन पर गिरा। उसके पांव और कूल्हे में तेज दर्द उठा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो घर के पीछे के हिस्से में गिरा है, जहां एक छोटा सा सूखा बगीचा था। चारों ओर जंगली झाड़ियां और घास थी। वो दर्द को झेलते हुए घुटनों के बल उठा। ऊपर खिड़की से उसने मालती को झांकते हुए देखा। अब वो वापस गुड़िया के रूप में थी, छोटी, टूटी हुई और भयानक। उसकी एक आंख नदीम को घूर रही थी। गुड़िया ने फुसफुसाहट नहीं की। इस बार वो खिलखिलाकर हंसी। ये आवाज इतनी तेज और विकृत थी कि नदीम के कानों के पर्दे लगभग फट गए। हंसी हवेली की दीवारों से टुकड़ा कर वापस आ रही थी, जैसे हवेली खुद उस पर हंस रही हो। नदीम लंगड़ाते हुए उस पुराने गेट की ओर भागा जहां उसने कार खड़ी की थी। जैसे ही वो घर के कोने से मुड़ा, उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में उसने देखा कि कोई और वहां था। एक आदमी जो मुख्य गेट के बाहर खड़ा था, अपनी टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाल रहा था। ये मिस्टर माथुर थे। वो कुछ परेशान और जल्दबाजी में लग रहे थे। नदीम ने अपनी पूरी ताकत से चीख लगाई, माथुर, यहाँ, मदद! मिस्टर माथुर ने आवाज सुनी और अपनी टॉर्च नदीम की ओर घुमाई। तभी हवेली के अंदर से एक तेज और डरावना बदलाव आया। हवेली की सभी खिड़कियां एक ही पल में जोर से खुल गई और हर खुली खिड़की से धुएं जैसी एक काली सर्द परछाई बाहर निकली। ये परछाई धीरे धीरे जमीन की ओर आई और हवेली की दीवारों पर फैलकर हर तरफ से नदीम और मिस्टर माथुर की ओर बढ़ने लगी। नदीम, ये क्या है? मिस्टर माथुर ने घबराकर चिल्लाया। उन्होंने तुरंत अपनी कार का दरवाजा खोला और अंदर घुसने की कोशिश की। नदीम लंगड़ाता हुआ गेट की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उस विशाल लोहे की गेट पर पड़ी काली परछाई ने अचानक एक आकृति ली। ये एक बड़ी और विकृत औरत की आकृति थी, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका आकार गेट को पूरी तरह से ढक चुका था और उसकी आंखें, जो अब हवेली की असंख्य खिड़कियों की तरह लग रही थीं, नदीम पर टिकी थीं। कोई नहीं जाएगा। उस भयानक स्त्री की आवाज पूरी रात के सन्नाटे को फाड़ती हुई गूंजी। ये आवाज हवा में कंपन पैदा कर रही थी। ये घर मेरा है और तुम मेरे हो। नदीम जानता था, मालती अकेली नहीं थी। हवेली ने अपने असली मालिक को रिहा कर दिया था। काली धुएंदार परछाई
जो अब एक विशाल भयानक स्त्री का रूप ले चुकी थी, लोहे के गेट पर खड़ी थी। उसकी उपस्थिति से आसपास की हवा भी जम चुकी थी। मिस्टर माथुर ने अपनी कार का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने सिर्फ एक कराहट भरी आवाज निकाली और मर गया। डर से उनकी आंखें फटी रह गईं। नदीम भागो, गेट के दूसरी तरफ से, मिस्टर माथुर चिल्लाए। गेट बंद है, वो दरवाजा नहीं खुलने देगी। नदीम हाफ रहा था, उसका हाथ अभी भी खिड़की के कांच से खून बहा रहा था। गेट पर खड़ी स्त्री परछाई ने एक गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज में हंसना शुरू किया। कोई नहीं भागेगा, ये मेरी बेटी का घर है और मैं उसकी रक्षक हूँ। तभी ऊपरी खिड़की से मालती की छोटी भयानक आवाज आई। माँ, मेरा नया खिलौना भागने की कोशिश कर रहा है। नदीम को उस पल सब कुछ समझ आ गया। मालती वही बच्ची थी और ये भयानक परछाई उसकी माँ थी। मालती के माता पिता, जिन्हें सबने सालों पहले पागल समझकर छोड़ दिया था, वो सच में अपनी बेटी की आत्मा से जुड़े हुए थे। माँ की आत्मा जो अपनी बच्ची को खो देने के बाद हवेली में बस गई थी और अब किसी को जाने नहीं देती थी। परछाई धीरे धीरे गेट से अलग हुई और जमीन पर फैलने लगी। ये तेजी से नदीम की ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई काली लहर उसे निगलने आ रही हो। नदीम ने अपनी अंतिम हिम्मत जुटाई। उसने देखा कि मिस्टर माथुर अभी भी कार में फंसे हुए हैं। हमारे पास सिर्फ एक मौका है, नदीम ने चिल्लाकर कहा। मालती को ये घर नहीं चाहिए, उसे तुम्हें चाहिए। उसने मुझे खिलौना कहा था। जैसे ही वो परछाई नदीम से कुछ ही फीट दूर थी, उसे एक विचार आया। वो लंगड़ाते हुए पीछे मुड़ा और कार की तरफ भागा। उसने मिस्टर माथुर को लगभग खींचते हुए कार से बाहर निकाला। बाहर निकलो, ये हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। हमें इसे भटकाना होगा। कैसे? मिस्टर माथुर कांप रहे थे। ये हवेली मालती और उसकी माँ का अड्डा है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनका ध्यान हटे और ये हवेली के अंदर वापस चली जाए। नदीम ने करके हवेली के सामने की ओर देखा। उसकी नज़र मुख्य दरवाजे के पास पड़े उस पुरानी और सूखे हुए गुलाब के पौधे पर पड़ी, जो बरसों से पानी न मिलने के कारण मर चुका था। उसकी दादी ने बताया था कि मालती को गुलाब बहुत पसंद थे। नदीम ने मिस्टर माथुर को इशारा किया। मिस्टर माथुर, आप भागकर कार की डिक्की खोलो, मेरे पास एक प्लान है। मिस्टर माथुर बिना सवाल किए भाग गए। नदीम ने अपनी पूरी जान लगाकर उस सूखे गुलाब के पौधे के पास दौड़ लगाई। परछाई उसके बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी ठंडक अब नदीम की त्वचा को जला रही थी। उसने पौधे की सूखी टहनियों को पकड़ा और जोर से उखाड़ लिया। परछाई रुक गई। उसकी आंखें, जो अब सिर्फ काली जगह थी, नदीम पर टिकी थी। नदीम ने उस सूखी मुरझाई हुई टहनी को हाथ में लिया और अपनी जेब से अपना लाइटर निकाला। ये घर तुम्हें नहीं मिलेगा, नदीम ने चिल्लाकर लाइटर जलाकर उस सूखी टहनी में आग लगा दी। आग तुरंत भड़क उठी। जैसे ही आग की लपटें उठी, स्त्री परछाई चीखी उठी। वो चीख दर्द और क्रोध से भरी थी। नहीं, मेरी बेटी का गुलशन। परछाई तेजी से सिकुड़ने लगी। वो आग से डर रही थी और शायद मालती को जो चीज़ प्यारी थी उसके नष्ट होने से। जब परछाई अपने छोटे रूप में सिमट गई तो वो तेजी से हवेली के खुले हुए मुख्य दरवाजे के अंदर गायब हो गई। नदीम तुरंत मिस्टर माथुर की ओर भागा, जिन्होंने इस बीच किसी तरह कार की डिक्की खोल ली थी। डिक्की में एक बड़ी चेन और ताला रखा था। जल्दी गेट को जंजीर लगाओ, नदीम हाफ रहा था। दोनों ने मिलकर तेजी से लोहे के गेट को बंद किया और उस भारी चेन से लपेटकर ताला लगा दिया। जैसे ही ताला बंद हुआ, उन्होंने सुना हवेली के अंदर से एक विशाल और पागलपन से भरी चीख आई। मालती और उसकी माँ की चीखें एक साथ गूंज रही थी, जैसे हवेली की दीवारों को फाड़ देंगी। नदीम और मिस्टर माथुर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मिस्टर माथुर की कार का इग्निशन फिर से घुमाया और इस बार इंजन गड़गड़ाहट के साथ स्टार्ट हो गया। कार तेज रफ्तार से उस भयानक जगह से दूर भागी। जब वे मुख्य सड़क पर पहुंचे, नदीम ने पीछे मुड़कर देखा। मालन हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी, शांत और खामोश। लेकिन वो जानता था, वो खामोशी सिर्फ एक इंतजार थी।